जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और सिर्फ वही सब पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफिनीशन में चलते हैं कि मेटल आखिर कहते किसको है। तो मेटल का है कि एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। यानी वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ताकि पॉजिटिव आयन बन सके, तो वैसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na, Al, Zn, etc। और चूंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव आयन देता है। और पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्स 78% एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है। मोस्ट एबंडेंट मेटल क्या है अर्थ क्रस्ट में? तो ये अल्युमिनियम है। ये सब चीज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नॉन मेटल्स क्या है? तो उसी तरह जो एलिमेंट रिसीव कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एलिमेंट्स व्हिच कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इसके अलावे भी प्रॉपर्टी है, जैसे मेटल है कि सोनरस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल में ये सब चीज नहीं पाया जाता है। About 22 elements of periodic table are non-metals. ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। मेटल में जो है मरकरी Hg, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट ये ऑक्सीजन है। और बेस्ट मैलिएबल एलिमेंट जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड का सिंबल हो गया Au और सिल्वर का Ag। मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड है। कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर तक वायर हम बना सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वैसा मेटल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर और कॉपर Ag एंड Cu। ऐसा मेटल जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, मेटल्स व्हिच कैन बी कट विथ ए नाइफ, तो सोडियम एंड पोटासियम Na एंड K। मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये Hg होता है, मरकरी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1535 डिग्री C अप्रॉक्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर 1083 डिग्री C। metals which starts melting when kept in hand, जैसे ही हम हाथ में कुछ मेटल को रखते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें गैलियम एंड सीजियम, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री C और सीजियम का 28 डिग्री C।
ऑटोमेटिक है कि हाथ में रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे तो इतना टेम्परेचर हो जाता है और ये पिघलना शुरू हो जाता है। नन मेटल व्हिच हैज लस्ट्रस प्रॉपर्टी, यानी चमकदार होता है नन मेटल, ये आयोडीन होता है। ये एक्सेप्शन है और ये बराबर एग्जाम में आते रहता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस उसमें सबसे हार्ड डायमंड। कवरिंग ऑफ वायर इज मेड फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम पीवीसी भी बोलते हैं। तार जो होता है हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिकल तार वायर, उसका जो कवरिंग है वो पीवीसी का बनाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड 3540 डिग्री सी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन 3380 डिग्री सी। टंगस्टन जिसका कि इलेक्ट्रिकल वायर में, ये बल्ब में बनाया जाता है, यूज किया जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इतना होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो पुअर कंडक्टर है लेड और मरकरी। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये सारा पॉइंट को ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे साबित कर सकते हैं, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और इसको थोड़ा लिमिटेड वर्ड में ही हमको लिखना होता है। तो पॉइंट वाइज इसको भी लिखेंगे, जैसे एपरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या एपरेटस का जरूरत है, तो स्टैंड, बर्नर, आयरन नेल, वैक्स, अल्युमिनियम रॉड, ईटीसी, ये सब ऑपरेटर्स का जरूरत है। प्रोसीड्योर, कैसे क्या करना है, तो इसको सीधे लिख देना है कि ऑपरेटर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक रफ फिगर बनाया गया है, ये स्टैंड है और ये मेटल रॉड है। ये जो है मेटल रॉड है, इसमें मोम लगा के, वैक्स लगा के ये आयरन नेल सबको चिपका दिया गया है। आयरन नेल यहाँ पर चिपका दिया गया है। बर्नर से हम इसको एक इंड को गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो क्या होता है कि वैक्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक एक करके आयरन नेल जो है वो गिरने लगता है। यानी क्यों गिरता है, तो ये इंड हीट होता है और हीट होने के बाद ये इसका ट्रांसमिशन इस तरफ होता है और धीरे धीरे वैक्स जो है वो गिरने लगता है, जिसके चलते आयरन नेल भी एक एक करके धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। तो वही लिखा गया है शॉर्ट में, when one end of metal rod is heated, iron nails starts falling from burner side। जिधर बर्नर है उस तरफ से आयरन नेल जो है एक एक करके गिरने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, तो वो कंक्लूजन में लिखना है। Above experiments indicates heat is transferred from one end to another end। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हीट जो है, हीट का ट्रांसफर एक इंड से दूसरे इंड की ओर हो रहा है। सो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, लस्ट्रस,
कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है मेटल का मेन प्रॉपर्टीज है। थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं हम। जैसे मेलिएबिलिटी है, तो सच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म थिन शीट, यानी ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें कि हम उसको हथौड़े से पीट के पतले चादर के फॉर्म में बना सकते हैं, तो उस गुण को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय यूजिंग हैमर, हैमर के द्वारा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, यानी वायर बनाने वाला प्रॉपर्टी, इसको भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स या वायर्स। सोनरस, तो सोनरस एस से शुरू होए, मतलब साउंड वाला बात है, तो इसको भी डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कंटेन्स स्पेसिफिक साउंड, तो जैसे बाहर में घंटी बजता है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि ये किस मेटल का आवाज है। टीन अगर बाहर में पटके तो वो भी पहचान जाएंगे कि कोई टीना पीट रहा है। तो इस तरह से सोनरस है। लस्ट्रस है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट हैड स्पेसिफिक साइन, यानी खास चमक है। कंडक्टर, तो आसानी से समझते हैं कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो उसको हम प्रॉपर्टी को कंडक्टर कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे क्लासरूम ही है, तो क्लासरूम में क्या देखता है, हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का चेहरा का चमक अलग अलग होता है, तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी है। चेहरा का चमक अलग हो गया, साथ ही हर किसी बच्चे का, हर किसी स्टूडेंट का आवाज भी अलग अलग होता है, तो ये क्या हो गया, सोनरस हो गया। उसके बाद कुछ बच्चा पेड़ पकड़ के लटक जाता है लंबा होने के लिए, तो ऐसा गुण अगर है लंबा होने वाला, तो उसको डक्टिलिटी कह सकते हैं। और अगर थोड़ा मारपीट किया जाता है बच्चा को, तो गाल पचक जाता है, तो ये क्या हो गया, मेलिएबिलिटी हुआ, यानी हैमर से थप्पड़ मार के उसको पतला कर दिया जाता है, थीन शीट बना दिया जाता है। तो इस तरह से मेटल का ये सारा प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, जब सोडियम मेटल के साथ एयर का कांटेक्ट होता है तो क्या होता है। When sodium metal reacts with oxygen of air, it forms sodium oxide, बेसिक ऑक्साइड ये होता है, और ये जलने लगता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधा मार्क्स जो है लैंग्वेज में रहता है और आधा रिएक्शन में, इसलिए लैंग्वेज लिखना जरूरी है और उसके बाद रिएक्शन लिखना चाहिए। सेकेंड है, एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ एयर, तो व्हेन एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ एयर इट फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al plus 3H2O, Al2O3 plus 3H2, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम, जब स्टीम के साथ, वाटर वेपर के साथ एल्युमिनियम का
रिएक्शन होता है तो क्या होता है? अल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम to form aluminum oxide and hydrogen gas 2Al plus 3H2O। ये स्टीम है, चूंकि वाटर वेपर है इसलिए G लिखा गया है, गैसियस फॉर्म लिखा गया है। Al2O3 plus 3H2। स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन पर स्टीम पास करते हैं तो क्या होता है? तो रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 और 4H2। ये सारा रिएक्शन इम्पोर्टेंट ही है। इसमें कई बार ये वाला जो है ये तो सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इसको ठीक से याद रखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? तो मेटल ऑक्साइड व्हिच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड के रूप में भी बिहेव करता हो और बेस के रूप में भी बिहेव करता हो, बेसिक फॉर्म में, तो वैसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दो एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है। जैसे एग्जाम्पल है Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड when reacts with hydrochloric acid it forms aluminum chloride and water. In this reaction aluminum oxide behaves as basic oxide। जब अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं तो अल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। यहाँ पर HCl जो है एसिड है और ये बेस के रूप में बिहेव करता है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बन जाता है। इसलिए इस रिएक्शन में अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड के रूप में बिहेव करता है। इसी तरह जब अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो ये सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाता है, जिसमें अल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड के रूप में बिहेव करता है। यानी Al2O3 प्लस 2NaOH, तो Na2NaAlO2 प्लस H2O। यहाँ पर ये बेसिक बेस है और ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड के रूप में बिहेव करता है, एसिडिक ऑक्साइड के रूप में। तो ये दोनों जो है रिएक्ट करके साल्ट वाटर बना लेता है और NaAlO2 बनता है। फार्मूला कभी कभी स्टूडेंट भूल जाता है तो उस समय ये याद रखना चाहिए कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हुआ तो यानी O2 यानी -4 हो गया और Al जो है इसका +3 होता है, Na का +1 यानी ये दोनों मिलके +4 हुआ और ये -4 हुआ तो न्यूट्रल कंपाउंड NaAlO2 बन जाता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड reacts with HCl to form zinc chloride and water और ZnO behaves as basic oxide। ये एसिड है, ये बेसिक ऑक्साइड के रूप में बिहेव करता है, साल्ट वाटर बन जाता है ZnCl2 प्लस H2O। तो ये बेसिक ऑक्साइड के रूप में जिंक ऑक्साइड बिहेव करता है।
when zinc oxide is treated with sodium hydroxide, it forms sodium zincate and water. Here ZNO acts as acidic oxide. जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, NaOH के साथ होता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है। तो ये बेस है और ये एसिड के तरह बिहेव करता है, तो साल्ट और वाटर बन जाता है। तो फार्मूला के लिए यहाँ भी ध्यान रखना है कि O2 यानी -4 इसका हो गया स्टेटस, और Zn का 2 है प्लस Na2 है यानी 2+ हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया और ये -4 हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला भूलना नहीं है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, खासकर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन की व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज प्रोलॉन्ग्ड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी कॉपर को जब हम हवा के उपस्थिति में बहुत अधिक देर तक गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ऑन एक्सेस हीटिंग ऑफ कॉपर इनटू एयर इट गिव्स ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन 2Cu + O2 और CuO बनता है। ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें हॉट क्वेश्चन जो है XY करके पूछा जाता है कि X एक सब्सटेंस है, मेटल है, जिसको हवा में गर्म करते हैं तो मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो वाई बनता है और उसका कलर ब्लैक होता है। तो X और Y क्या है, इस तरह का हॉट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। जनरली मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो डाइल्यूट HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज formed during this reaction it quickly oxidizes into water, so hydrogen is not evolved। यानी बनता तो है हाइड्रोजन, लेकिन HNO3 जो है डाइल्यूट वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस कारण से तुरंत हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर और वाटर बना देता है, और इसलिए इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। But very dilute nitric acid reacts with magnesium and manganese metals to evolve hydrogen। यानी डाइल्यूट तो नहीं देता है वाटर हाइड्रोजन गैस, लेकिन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी जिसमें और अधिक वाटर मिला हुआ हो, वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और मैग्नीज के साथ मैग्नीज नाइट्रेट। इस तरह से अब नेक्स्ट है एक्वारजिया, यानी हिंदी में इसको अम्लराज बोलते हैं। एक्वारजिया क्या है? तो 3 पार्ट ऑफ conc HCl and 1 part of conc nitric acid। 3 पार्ट HCl है, 1 पार्ट conc नाइट्रिक एसिड है। यानी 3 लीटर अगर हम conc HCl लेते हैं तो 1 लीटर conc नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और इस दोनों के मिक्सचर को ही हम एक्वारेजिया कहते हैं। इट कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स।
इसमें हर मेटल डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन ए वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। यानी रिएक्टिविटी जो सबसे अधिक है वो सबसे ऊपर है। जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, Fe आयरन, टीन Sn हुआ, PbHCu यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और Pt। ऊपर से नीचे तक आने में रिएक्टिविटी घटते जाता है। यानी सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट हो गया के, पोटासियम, और सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम हो गया। क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि जो सबसे अधिक छटपट करता है उसको मान लो सबसे ऊपर छटपट में है, यानी हाईली रिएक्टिव है। जो स्थिर से बैठता है तो वो लेस रिएक्टिव है। कहने का मतलब अगर क्लास में भी छटपट करने के आधार पर लड़कों का, स्टूडेंट का अरेंजमेंट किया जाए तो उस तरह के अरेंजमेंट ही मेटल के साथ जब होता है तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक छटपट करता है। इसका मतलब पोटासियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है और प्लेटिनम जो है वो एकदम लेस रिएक्टिव, नहीं के बराबर रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ होता है। तो when zinc is treated with copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution fades gradually। ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है और जब जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो वो ब्लू कलर उसका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है? तो ड्यू टू कलरलेस जिंक सल्फेट एंड रेड ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन जिंक स्ट्राइप। ये CuSO4 प्लस Zn कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है Zn के साथ, तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉपर इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं कॉपर का तो क्या होता है? तो when a stripe of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution, जब एक कॉपर का पतला पत्थर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो देन द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। तो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाता है और शाइनिंग ग्रेइश व्हाइट डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर स्ट्राइप। और ये कॉपर स्ट्राइप के ऊपर एक चमकीला ग्रेइश व्हाइट सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। तो 2AgNO3 प्लस Cu एरो और CuNO3 होल 2 यानी कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag फॉर्मेशन होता है। थर्ड नंबर है व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये तो पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो क्या होता है।
नेक्स्ट है when a stripe of iron metal is placed in copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution fades gradually and red brown copper is formed. ब्लू कलर इसका होता है CuSO4 का, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है और रेड ब्राउन कॉपर बनता है। रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम। सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस तो सोडियम हाइड्राइड बनता है NaH। ये रिएक्शन बहुत खास है इसलिए कि हाइड्रोजन जनरली H प्लस के रूप में मतलब पॉजिटिव आयन के रूप में मौजूद रहता है। इस रिएक्शन में पॉजिटिव जो है वो सोडियम बनाता है और यहाँ ये नॉन मेटल के तरह बिहेव करता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज बर्न्ट इन एयर एंड प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ वाटर। यानी सल्फर को जब हवा में हम जलाते हैं और जले हुए प्रोडक्ट को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन है S प्लस O2 SO2, यानी सल्फर जब हवा में जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और जब उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर तो SO2 प्लस H2O यानी H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, तो when CO2 gas is dissolved in water it forms an acid called carbonic acid। CO2 plus H2O H2CO3 यही कार्बोनिक एसिड है H2CO3। कोल्ड ड्रिंक सब में ये रहता है और सोडा वाटर ये सब चीज जो है उसमें कार्बोनिक एसिड ही रहता है। What happens when nitrogen reacts with hydrogen? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट होता है हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट तो क्या होता है, इस रिएक्शन को हैवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट to form a covalent hydride called ammonia। ये N2 है 3H2 के साथ रिएक्ट होता है Fe के प्रेजेंस में 2NH3 बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, फर्टिलाइजर सब जो है वो बनाया जाता है इसी रिएक्शन के द्वारा। अब है लास्ट में कि which gas has rotten egg smell। rotten egg smell सड़े हुए अंडे के जैसा बदबू किस गैस में होता है, तो H2S। ये बनता कैसे है, तो H2 प्लस सल्फर यानी हाइड्रोजन और सल्फर को जब हम मिक्स करते हैं तो H2S बनता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स है उसका हम यूज के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जिंक, तो जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन में
यूज होता है। आयरन आर्टिकल पर, आयरन के सामान पर अगर जंग लगने लगता है तो उससे उसको जिंक से हम प्लेटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं और उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन और इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है। जिरकोनियम बुलेट प्रूफ एलॉय के रूप में यूज होता है। लेड जो है वो कार बैटरी के रूप में बनाया जाता है, उससे कार का बैटरी या ट्रक का, मतलब कोई भी व्हीकल का। यूजेज ऑफ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन सबसे पहले है। इसका यूज वेजिटेबल घी बनाने में, जिसको हम डालडा बोलते हैं, उसमें किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के रूप में यूज होता है रॉकेट में। कार्बन जो है इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी यूज होता है। नाइट्रोजन जो है वो फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स में होता है और प्रिजर्व फूड करने में भी, फूड को प्रिजर्वेशन में भी ये हेल्प करता है क्योंकि ये इनर्ट है। सल्फर जो है वो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में यूज होता है। वल्केनाइजेशन क्या है ऑफ रबर? तो 5% सल्फर इज एडेड टू रॉ मटेरियल ऑफ सल्फर फॉर मेकिंग मोर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। 5% सल्फर मिला देने से रबर जो है वो अधिक इलास्टिक हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो सल्फर का ये यूज है। उसके बाद है फंगिसाइड के रूप में भी सल्फर यूज होता है और गन पाउडर बनाने में भी सल्फर का यूज होता है। तो इस तरह से ये पार्ट में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।